वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज जो है हमारी टीडीएस की चौथी क्लास है और आज जो है हम देखने वाले हैं 194J से शुरू करने वाले हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं बता दूं, इफ़ यू आर क्यूरियस कि ये जो नोट्स दिख रहा है स्क्रीन पे वो क्या है, सो दैट इज़ स्टडी नोट है ये इंस्टीट्यूट का, और दिस इज़ ओनली फॉर रेफरेंस पर्पस। ऐसा नहीं कि मैं इसको ही पढ़ाने वाली हूँ या किसी पर्टिकुलर बुक को पढ़ाने वाली हूँ। इसका सिर्फ रेफरेंस लेंगे और एक्चुअली में जो है आप किसी भी बुक को पढ़ रहे हो, दिस इज ए डिविजनरी क्लास, तो आप किसी भी बुक को पढ़ रहे हो आपको वो हेल्प कर देगा, बट आपको सिर्फ डिविजनरी क्लास का पर्पस समझना है। सबसे पहले पर्पस यही होता है कि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए, कंसेप्ट क्या है, और जो एग्जाम में हम लिख के आते हैं वो वही लिख के आते हैं जो हमारे माइंड में होता है। तो कोई चीज़ को आपको अपने माइंड में रखने के लिए आपको खुद से ही पढ़ना पड़ेगा। आप सिर्फ किसी क्लास को 24 घंटे देखने से कोई चीज़ें माइंड में नहीं बैठ जाती है, जब तक आप खुद एक बार ही क्यों ना सही, बट आपको खुद एक बार तो कम से कम उसको बैठ के देखो। तो शुरू करते हैं। अब हम हमारा फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज 194J। वैसे तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे मैंने कहा था कि दिस इज ओनली फॉर रेफरेंस पर्पस, सबसे पहले यहाँ पे यही बताया गया है कि कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जिस पे 194J का टैक्स कटता है। बट उसके भी पहले जो है हम पहले ये देखने वाले हैं, उसकी एप्लीकेबिलिटी देख लेते हैं। डिडक्टर जो है, डिडक्टिव तो आपको पता है कि कोई भी रेसिडेंट हो उसके ऊपर ये 194J का प्रोविजन लग जाता है। बट डिडक्टर कौन होता है? डिडक्टर इसमें ये होता है, डिडक्टर भी कोई भी पर्सन हो सकता है, बट लाइक एनी अदर सेक्शन यहाँ पे भी ऐसे इंडिविजुअल या HUF, अगर आप इंडिविजुअल हैं या HUF हैं और अगर आपका ग्रॉस रिसीट, आप बिजनेस कर रहे हो और अगर आपका टर्नओवर जो है लेस देन 1 CR है, या फिर आप प्रोफेशन कर रहे हो और अगर आपकी ग्रॉस रिसीट लेस देन 50 लाख है, देन आपको टीडीएस की लायबिलिटी, आपके ऊपर टीडीएस की लायबिलिटी नहीं आएगी, आपको टीडीएस डिडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया, पहले हमने एप्लीकेबिलिटी देख ली और उसके बाद से ओके ठीक है, अभी यही देख लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जिस पे लगता है। तो सबसे पहला है आपका फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज। प्रोफेशनल सर्विस पे लगता है, टेक्निकल सर्विसेज पे लगता है। इसके अलावा एनी रेम्युनरेशन और फीस और कमीशन बाय व्हाटएवर नेम called other than those on which tax is deductible under section 192 to a director of a company। और मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि कोई भी रेम्युनरेशन आप पे कर रहे हो, चाहे वो कोई फीस हो या कमीशन हो या फिर आप उसको किसी और नाम से बुलाएं, जिसपे कि 192 में टैक्स नहीं कटा, तो उस पे अगर आप डायरेक्टर को पे कर रहे हैं कोई एक ऐसा रेम्युनरेशन जिसको आप किसी भी नाम से बुलाते हो, चाहे आप फीस बुला रहे हो या कमीशन बुला रहे हो, और अगर आपने उस रेम्युनरेशन पे 192 में टैक्स नहीं कटा, तो हम उसे प्रोफेशनल सर्विस के लिए दिया हुआ पेमेंट मानेंगे और 194J में उसका टीडीएस डिडक्ट होगा। नेक्स्ट जो हमारा सर्विस है वो है रॉयल्टी, और फिफ्थ नंबर जो है वो हमारा नॉन कम्पीट फीस एज रेफर्ड इन सेक्शन 28(5)(a। मतलब कि नॉन कम्पीट फीस आपको पता होगा, बहुत ही सिंपल चीज़ है कि आपको इस चीज़ के लिए पैसे मिल रहे हैं कि आप कंपटीशन में ना आओ, आप मार्केट में कम्पीट किसी से ना करो। जैसे आपको रिलायंस ने पैसे दे दिए, सपोज आप माइनिंग बिजनेस में हो, तो आपको पैसे मिल गए रिलायंस से कि आप मार्केट में हमारे कंपटीटर मत बनो, आप इतने पैसे अभी ले लो, तो दैट इज़ नॉन कम्पीट फीस। अब आते हैं, हम रेट डिस्कस कर लेते हैं। वैसे जनरल रेट तो आपको पता होगा कि 10% का रेट होता है, बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे 2% रेट लगता है। जैसे कि अगर आप कॉल सेंटर में हैं तो आपके ऊपर रेट जो होगा वो 2% होगा, या फिर अगर आपकी टेक्निकल सर्विस है तो फिर आपके ऊपर टीडीएस का रेट जो है 2% होगा। देखते हैं यहाँ पे फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, नॉट बीइंग प्रोफेशनल सर्विसेज, और रॉयल्टी। और रॉयल्टी वेयर सच रॉयल्टी इज इन द नेचर ऑफ कंसिडरेशन फॉर सेल, डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीबिशन और सिनेमाटोग्राफिक फिल्म्स। या फिर अगर आपको एक ऐसी रॉयल्टी के लिए फिल्म के लिए पैसे मिल रहे हैं जहाँ पे आपका जो कंसिडरेशन है वो आपको इसलिए मिल रहा है कि सेल, डिस्ट्रीब्यूशन या एग्जीबिशन के लिए, किसी फिल्म के सेल, डिस्ट्रीब्यूशन या एग्जीबिशन के लिए अगर आपको पैसे मिल रहे हैं, तो वो आपको प्रोफेशनल सर्विसेज के पैसे माने जाएंगे और उस पर जो टीडीएस का रेट होगा वो 2% होगा। अदरवाइज सारे केसेस पे 10% का रेट होगा। एक चीज़ मैंने यहाँ पे बोला था कि कॉल सेंटर जो होता है ना, उस पर 2% का रेट होता है, जो यहाँ नीचे लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ। इन द ऑपरेशन ऑफ कॉल सेंटर द टैक्स शैल बी डिडक्टेड एट सोर्स एट द रेट 2%। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। इसको ऐसे पढ़ने से अच्छा है आप इसको वैसे पढ़िए कि जनरल रेट जो होता है टीडीएस का 194J में वो तो 10% होता है, बट कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जिस पे 2% का टैक्स लगता है। कौन सी सर्विस है? पहला है हमारा कॉल सेंटर,
दूसरा है हमारा फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, और तीसरा है हमारा रॉयल्टी। और ये रॉयल्टी जो है आपको किस चीज़ के लिए मिल रही है, वो आपको मिल रही है सेल, डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीबिशन ऑफ एनी सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स। समझ में आ गया होगा। अब टाइम ऑफ डिडक्शन पे चलते हैं। टाइम ऑफ डिडक्शन आपका ये बोलता है, जैसा कि पीछे के सेक्शन में मैंने आपको बताया हुआ है कि पीछे के सेक्शन में भी यही चीज़ है कि अपार्ट फ्रॉम सम सेक्शन आपको मैंने बताया हुआ है कि कुछ अगर एक दो सेक्शन को हटा दे तो ज़्यादातर सेक्शन में जो टीडीएस का रेट है, जो टाइम ऑफ डिडक्शन है, वो विच एवर इज अर्लियर का कंसेप्ट लगता है। और ये विच एवर इज अर्लियर का कंसेप्ट क्या बोलता है कि क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले हो जाए, डिडक्टर की लायबिलिटी वहां पे आ जाती है कि भाई अब तुम टीडीएस डिडक्ट कर लेना। अब बात करते हैं हम थ्रेशोल्ड लिमिट की। थ्रेशोल्ड लिमिट आपका क्या कहता है? थ्रेशोल्ड लिमिट बोलता है कि टीडीएस जो है डिडक्ट नहीं होगा। जैसे 194C में मैंने आपको बताया था, आप मुझे कमेंट में बताओ कि आप क्या लिमिट थी कि 194C में भी था एक तो अगर सिंगल ट्रांजैक्शन है तो एक लिमिट थी, या फिर अगर मल्टीपल ट्रांजैक्शन है तो पूरे साल में हम देखेंगे कि 1 लाख तक का ट्रांजैक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। आप मुझे कमेंट में बताओगे कि सिंगल ट्रांजैक्शन की लिमिट क्या थी। तो 194J में जो है वो ये बोलता है कि अगर कोई सिंगल ट्रांजैक्शन है और 30,000 से कम है, मान लो आपने किसी से प्रोफेशनल सर्विस ली या टेक्निकल या फिर ऊपर दिए हुए जो भी सर्विसेज लिखे हुए थे वो सर्विस आप लेते हो, और उस सर्विस की फीस अगर लेस देन 30,000 होती है, तो फिर आपको ऊपर टीडीएस की लायबिलिटी नहीं आएगी, तो आपको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे जो है एक चीज़ लिखा हुआ है जिसको आपको ध्यान देने वाली बात है कि मैंने कहा कि ईच सर्विसेज पे जो है आपको देखना है कि 30,000, जैसे 30,000 का जो केस है वो ये बोलता है आपको कि मान लो कि आपने जैसे यहाँ पे कुछ सर्विसेज मेंशन है, जैसे फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, टेक्निकल, रॉयल्टी या नॉन कॉम्पिटेंट फीस। अब मान लो कि मैंने 30,000 का जो है 20,000 तो मैंने पे किया प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए, और 20,000 जो है मैंने पे किया है टेक्निकल सर्विसेज के लिए। तो ये जो 30,000 है फॉर ईच सर्विसेज, हम देखेंगे कि हर एक सर्विस के लिए 30,000 की लिमिट क्रॉस हुई है या नहीं हुई है। अगर नहीं हुई तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, और अगर हो गई तो टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। नीचे आके देख लेते हैं और हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। ओके, आपके पास ये समरी है जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि ये जो है इस पे हम सेपरेट देखते हैं। फॉर ईच सर्विसेज जो है ये 30,000 की लिमिट है, मतलब टेक्निकल सर्विस के लिए 30,000 आप अलग देखोगे, प्रोफेशनल के लिए अलग देखोगे, रॉयल्टी के लिए अलग देखोगे। ये तो यहाँ पे तो नॉट एप्लीकेबल आएगा क्योंकि रेम्युनरेशन, इसमें एक चीज़ होता है कि अगर इसे पढ़ लेते हैं, एनी रेम्युनरेशन और फीस और कमीशन बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड अदर देन दोस ऑन व्हिच टैक्स इज डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 192A डायरेक्टेड ऑफ ए कंपनी। एक चीज़ इसमें होती है कि अगर 30,000 से कम भी है, अगर आप कोई ऐसा पेमेंट कर रहे हैं, ऐसा रेम्युनरेशन डायरेक्टर को पे कर रहे हैं जिसपे कि 192 में टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ है, मतलब आप उसको सैलरी का पार्ट नहीं मान रहे हैं, स्टिल आप उसे पेमेंट कर रहे हैं, तो 194J में कवर हो जाता है। और J में कवर होता है तो उस पर टीडीएस का रेट 10% हो जाता है, क्योंकि 2% वाले सर्विसेज में कवर नहीं होता। लेकिन जो 30,000 की लिमिट है वो इस पर अप्लाई नहीं होगी। अगर आप 5,000 रुपये भी देते हैं तो स्टिल यू हैव टू डिडक्ट टीडीएस। फॉर एग्जाम्पल, अगर सिटिंग फीस डायरेक्टर को इवन इफ 5,000 इज गिवन, स्टिल टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी अराइज हो जाती है। बट नॉन कम्पीट फीस जो है उस पर भी 30,000 की लिमिट है, और यहाँ पे कॉल सेंटर है तो टैक्स जो है 2% पे ही डिडक्ट होगा। नीचे आपका एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन यू हैव टू सी बाय योरसेल्फ। अब नॉन एप्लीकेबिलिटी पे आते हैं। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 194J। अच्छा, ओके, दिस हैज़ बिन डन बाय अस। ये मैंने आपको पहले ही शुरू में ही, जब मैं आपको बता रही थी एप्लीकेबिलिटी का पार्ट, उसी समय मैंने आपको बता दिया था कि अगर आप एक इंडिविजुअल या एचयूएफ हैं और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आपका जो टर्नओवर है 1 करोड़ से लेस है, या फिर आप प्रोफेशन कर रहे हैं और अगर आपकी रिसीट जो है वो 50 लाख से कम है, तो फिर आपको जो है टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी नहीं अराइज होती है। और ये जो 1 करोड़ 50 लाख का, ये चीज़ मैंने पहले भी बताया हुआ है कि हम ये कब चेक करेंगे, इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब जिस ईयर में आपको काटना है उसके पिछले साल में जाइए, टीडीएस डिडक्ट करना है उसके पिछले साल में जाइए और अपने टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट की ये लिमिट देखिए, और तब आपको समझ आ जाएगा कि क्या मुझे इस साल में ये जो मैं प्रोफेशनल सर्विस ले रहा हूँ उस पर टीडीएस डिडक्ट करने की ज़रूरत है या नहीं है। नोट पढ़ लेते एक बार, इट मे बी नोटेड
that since the provision requires such individual HUF to deduct tax at source only in respect of fees for professional or fees for technical services, it can be inferred that individual and HUF are not required to deduct TDS under section 194J on royalty and non-competent fees. यहाँ पे ये जो नोट है वो हमें ये बोलता है कि इंडिविजुअल या HUF को जो TDS डिडक्ट करने की लायबिलिटी अराइज होती है वो सिर्फ प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज में होती है। तो फिर अमाउंट जो है इरेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट, अगर रॉयल्टी या नॉन कॉम्पिट फीस जो है अगर आप दे रहे हैं किसी को, तो एक इंडिविजुअल या HUF को TDS डिडक्ट करने की लायबिलिटी नहीं अराइज होगी। Further, an individual HUF shall not be liable to deduct income tax on sum payable by way of profession in case such sum is. Okay. जैसे मैंने कहा कि मैं इसे एक लाइन नहीं पढ़ने वाली हूँ, दिस इज ओनली फॉर रेफरेंस पर्पस। आपकी बुक में आप चाहे जिस टीचर की बुक रेफर कर रहे हो, आपकी बुक में सेम यही चीज़ें दी हुई हैं, अलग अलग लैंग्वेज में। सारे टीचर अलग अलग लैंग्वेज में उसको अपने बुक्स में लिखते हैं, बट यही सेम ही चीज़ दी हुई है, सेम ही प्रोविजन दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है, बिकॉज इफ़ आई स्टार्ट रीडिंग एक एक वर्ड, तो फिर पता है क्या होगा, रिविजनरी क्लास जो है इसका जो लेंथ है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और रिविजनरी क्लास पूरी कंप्लीट क्लास में कवर हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। सो मैं सिर्फ रेफरेंस ले रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर आप एक इंडिविजुअल और HUF है और इरेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट, अगर आप कोई सर्विसेज ले रहे हैं पर्सनल पर्पस के लिए, मान लीजिए आपने कोई प्रोफेशनल सर्विस ली या टेक्निकल सर्विस ली अपने पर्सनल किसी काम के लिए, तो आपने घर बनवाया और आपने आर्किटेक्ट की सर्विस ली, तो अगर आप अपने पर्सनल पर्पस के लिए ले रहे हैं तो फिर आपको TDS डिडक्ट करने की लायबिलिटी अराइज नहीं होती है इरेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट। मीनिंग ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज के मीनिंग दिया हुआ है कि सर्विसेज रेंडर्ड बाय ए पर्सन इन द कोर्स ऑफ कैरिंग ऑन लीगल, मेडिसिन, इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर प्रोफेशन और अदर प्रोफेशन of accountancy or technical consultancy or interior decorator or advertising or such other profession as is notified by the CBDT for the purpose of section 44AA or of this section। देखो प्रोफेशनल सर्विस, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है, कुछ सर्विसेज मेंशन की हुई है कि प्रोफेशनल सर्विसेज मतलब क्या होता है। मतलब ये होता है लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग या फिर आर्किटेक्चर प्रोफेशन, या फिर आप इंटीरियर डेकोरेटर की सर्विसेज दे रहे हैं, टेक्निकल कंसल्टेंसी दे रहे हैं, एडवर्टाइजिंग दे रहे हैं, या फिर कोई सच अदर प्रोफेशन एज नोटिफाइड बाय CBDT, या फिर कोई अदर प्रोफेशन जो कि CBDT के द्वारा नोटिफाइड है। और CBDT ने जो नोटिफाई किया है वो भी नीचे दिया हुआ है, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, फिल्म आर्टिस्ट, कंपनी सेक्रेटरी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये जो सर्विसेज हैं ये CBDT ने नोटिफाई किया हुआ है। CBDT has notified the services rendered by following person in relation to the sports activities। और ऊपर की सर्विसेज के अलावा CBDT ने कुछ स्पोर्ट एक्टिविटी की ऐसी सर्विसेज डिफाइन की हुई हैं, लिस्ट दिया हुआ है, जिसको कि हम 194J मानेंगे। जिसमें पहला है आपका स्पोर्ट पर्सन, अंपायर एंड रेफरीज, कोचेज एंड ट्रेनर्स, टीम फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, इवेंट मैनेजर, कमेंटेटर, एंकर्स एंड स्पोर्ट कॉलमनिस्ट। मतलब अगर ये सारे लोग आते हैं, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है, कुछ एक्सक्लूसिव आपकी लिस्ट है, इस लिस्ट को आपको याद करना पड़ेगा। तो ये जो लोग हैं इनके ऊपर अगर पेमेंट होती है, इनको अगर आप पे करते हैं, तो जो TDS डिडक्ट होगा वो 194J में होगा। अकॉर्डिंगली द रिक्वायरमेंट ऑफ TDS एज पर सेक्शन 194J वुड अप्लाई टू ऑल द अफोरसेड प्रोफेशन। The term profession as such is a very wide important. However, the term has been defined in this section exhaustively. इसका तो वैसे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, बट एग्जॉस्टिव वे में इसको डिफाइन किया गया है। फॉर द पर्पस ऑफ TDS therefore all other profession would be outside the scope of 194J। मतलब ऊपर जो आपको प्रोफेशन डिफाइन है इसके अलावा अगर कोई अदर प्रोफेशन आप अपने दिमाग में बना के सिचुएशन सोचते हैं कि ये 194J में कट गया नहीं, तो ये साफ साफ बोल रहा है कि ऑल अदर प्रोफेशन would be outside the scope of section 194J। For example, this section will not apply to profession teaching, sculptures। आप टीचिंग को भी एक प्रोफेशन ही हम मानते हैं हम, या फिर स्कल्पचर या फिर पेंटिंग जो होती है ये भी एक टाइप का प्रोफेशन ही है। तो इस चीज़ों को हम 194J में TDS डिडक्ट नहीं होगा जब तक कि आगे फर्दर नोटिफाई नहीं हो जाती। कभी अगर CBDT फ्यूचर में नोटिफिकेशन लेके आती है और कुछ और लिस्ट लेके आ जाती है, तब तक तो हम इसे नहीं मानेंगे। फिलहाल के लिए आज तक के लिए जो ऊपर दी हुई जो प्रोफेशन है सिर्फ वही जो है प्रोफेशनल सर्विसेज है। अब टेक्निकल सर्विसेज में आते हैं। द फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज एज डिफाइंड इन एक्सप्लेनेशन 2 of section 9 subsection 1 clause
7 means any consideration including any lump sum consideration for any of the following services. जैसे ही आपको प्रोफेशनल सर्विसेज बताया गया था वैसे ही आपको टेक्निकल सर्विसेज भी बताया गया है. अब टेक्निकल सर्विसेज में क्या क्या है? मैनेजरियल सर्विसेज है, टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज ऑफ टेक्निकल और अदर पर्सनल. और एक चीज और है कि फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज में जो है कुछ चीजों को एक्सक्लूड किया गया है, बाहर किया गया है. कंसिडरेशन ऑफ एनी कंस्ट्रक्शन, असेंबली, माइनिंग और लाइक प्रोजेक्ट, या फिर कंसिडरेशन विद चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी. ये जो है टेक्निकल सर्विसेज से बाहर है. अब आते हैं हम अपने अगले पॉइंट पे. टीपी इज लायबल टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 194J ऑन पेमेंट टू हॉस्पिटल ऑन बिहाफ ऑफ इंश्योरेंस कंपनी. नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हमारा टीपी इज लायबल टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 194J ऑन पेमेंट टू हॉस्पिटल ऑन बिहाफ ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज. देखो सारी चीज़ें जो है प्रोविज़न की सारी चीज़ें जो हैं वो हेडिंग में ही लिख दिया हुआ है. मैं आपको बताती हूँ. अगर आप इन केस अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो, आपने कुछ चेकअप कराया हुआ है और अगर आपने इंश्योरेंस ले रखा है तो इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पे टीपीएस जो है वो पेमेंट करते हैं. आपका मान लो कि 10,000 रुपये का बिल आया फॉर एग्जाम्पल, तो अब इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पे थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन जो होते हैं वो जाके मान लो अपोलो आप गए हो तो अपोलो में उसने पेमेंट किया. अब पेमेंट करने से पहले जो है सिर्फ इसमें इतना लिखा हुआ है कि पेमेंट करने से पहले ये जो सर्विस है, ये जो आपको ये जो चीज़ हुई, ये 194J में कवर कर लेना और इस पे टीडीएस डिडक्ट कर लेना. बस इतनी सी बात है. नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं. अच्छा ओके, ये ब्लू बॉक्स में जो लिखा हुआ है इसे भी देख लेते हैं हम. इसमें बीएससी वाला पॉइंट जो है लिखा हुआ है, इसमें बस ये लिखा हुआ है आपको कि कोटक सिक्योरिटी और कोटक सिक्योरिटी लिमिटेड और सीआईटी वर्सेस कोटक सिक्योरिटी लिमिटेड ये एक केस है जिसमें ये रूलिंग आई कि जैसे मान लो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो ऑनलाइन सर्विसेज बीएससी हमें प्रोवाइड करा रहा है, ये सर्विसेज सबको प्रोवाइड हो रही है. तो इसमें सिर्फ इतना ही कहा गया कि ये जो ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम पे जो भी सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है एवरी मेंबर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, वो एक टेक्निकल सर्विसेज नहीं है. ऐसा नहीं कि वो एक टेक्निकल सर्विसेज है जो कि बीएससी जो है सिर्फ कोटक सिक्योरिटी को प्रोवाइड करा रहा है. नहीं, वो एक सर्विस है जो कि सबको प्रोवाइड करा रहा है टू एवरी मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. तो ये कोई टेक्निकल सर्विस नहीं है और इसलिए जो है ये 194J के पर्पज से बाहर हो जाती है और 194J में टीडीएस नहीं कटेगा. नेक्स्ट है हमारा कंसिडरेशन फॉर यूज और राइट ऑफ यूज ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज रॉयल्टी विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 916. देखो होता क्या है कि सीबीडीटी ने एक नोटिफिकेशन दिया, जिस नोटिफिकेशन में सीबीडीटी ने ये कहा कि अगर आप सॉफ्टवेयर एक्वायर करते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्वायर करते हैं और आपके एक्वायर करने से मतलब ये रीपरचेज करते हैं आप सॉफ्टवेयर, मतलब सपोज करो कि मैं सॉफ्टवेयर एक्वायर करती हूँ मिस्टर ए से, तो मिस्टर ए ने पहले किसी से खरीदा होगा, मतलब ये सेल परचेज की दूसरी ट्रांजैक्शन है. तो अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसमें मैं रीपरचेज कर रही हूँ सॉफ्टवेयर को, तो ये जो मान लो कि मिस्टर ए ने सपोज करो कि खरीदा मिस्टर बी से, तो मिस्टर बी ने सबसे पहले मिस्टर जेड मानते हैं क्योंकि बी यूजुअली ए पहले आता है ना, तो वैसे कन्फ्यूजन हो जाएगा. तो मिस्टर ए जो है उसने सॉफ्टवेयर परचेज किया, किससे परचेज किया? जेड से परचेज किया. अब जेड से परचेज किया तो जब उसने परचेज किया होगा तो ये जो सॉफ्टवेयर परचेज का जो ट्रांजैक्शन होता है ये 194J में कवर होता है. जे जो है वो इंडियन रेसिडेंट है तो 194J में टैक्स डिडक्ट कर लिया होगा पेमेंट करने से पहले. अब बाद में मिस्टर ए ने मुझे बेच दिया श्रुति को, तो अब हुआ क्या? ये जो रीपरचेज है, अगर मैं एक ऐसा परचेज कर रही हूँ जिसमें जो सॉफ्टवेयर है उसके फर्स्ट परचेज पे टीडीएस डिडक्ट हो गया है 194J में, तो ये जो मेरा सेकंड परचेज है ना, इस पे टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी अराइज नहीं होती है. समझ में आ गया? सेम चीजें जो है लिखी हुई हैं कि मान लो मैंने मिस्टर ए ने मिस्टर जेड से परचेज किया और मैंने कहा कि मिस्टर जेड जो है वो एक रेसिडेंट है. अगर मिस्टर जेड अगर नॉन रेसिडेंट भी होते तो भी टीडीएस डिडक्ट हो जाता किस सेक्शन में? 195 में. और अगर मेरे परचेज करने से पहले उस सॉफ्टवेयर पे टीडीएस डिडक्ट हुआ है चाहे 194J में या 195 में, तो फिर मेरे परचेज पे जो है टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी अराइज नहीं होती है. सिर्फ ये चीज जो है ये यहाँ पे लिखी हुई है. अब यहाँ पे नोट बना के भी लिखा है द सॉफ्टवेयर इज एक्वायर्ड इन सब्सिक्वेंट ट्रांसफर, मतलब मैंने जो सॉफ्टवेयर एक्वायर किया वो सब्सिक्वेंट ट्रांसफर किया. और एक चीज ध्यान रखना कि ये जो मिस्टर ए ने जो सॉफ्टवेयर जैसे परचेज किया था
उसी हालत में मुझे दे रहे हैं, मतलब उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया है, उसको इम्प्रूव नहीं किया, वो उसी जैसे उन्होंने परचेज किया था उसी तरीके से अगर वो दे रहे हैं तो ये इस ब्रैकेट में फॉल होगा, मतलब ये सब्सिक्वेंट ट्रांसफर का केस लगेगा और 194J में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। और दूसरा ये बस ये समझ लो कि समरी है कि मेरे परचेज करने से पहले उस सॉफ्टवेयर पे जो है 194J या 195 में जो है टीडीएस डिडक्ट हो चुका है। और ट्रांसफरी, एक सेकंड नीचे आते हैं, transferee obtain a declaration from the transferor that tax has been deducted along with the PAN of the transferor। मतलब मैं परचेज कर रही हूँ तो और मिस्टर ए ने ट्रांसफर कर रहे हैं, तो मिस्टर ए हो गए ट्रांसफरर और मैं हो गई ट्रांसफरी, तो मैं जो है ट्रांसफरी को एक डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा ट्रांसफरर से, मतलब मुझे एक डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा ट्रांसफरर से कि भाई मुझे बता दो कि कौन से सेक्शन में, और अपना पैन नंबर दे दो और ये बता दो कि कौन से सेक्शन में जो है टीडीएस डिडक्ट हो चुका है। सो ये था ये प्रोविज़न। इसके नीचे इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन आप खुद पढ़िए। ओके, तो आई थिंक 194J जो है ये हमारा ख़त्म होता है यहाँ पे, और कुछ तो नहीं दिया हुआ है 194J में। अब हमारा 194K शुरू हो रहा है, बट एक बार मैं देख लेती हूँ और कहीं पे कुछ छूट तो नहीं रहा हमारा 194J का। एक केस जो है वो मैं और डिस्कस करना चाहूँगी, हो सकता है कि नीचे दिया हुआ हो या फिर आप जिस बुक को रेफ़र कर रहे हो उस बुक में दिया हो सकता है। मुझे अभी अभी याद आया, एक केस होता था कि जैसे मान लो कि अगर कोई डॉक्टर है और उसकी जो फीस है वो इस चीज़ पे बेस्ड है कि जितने भी नंबर ऑफ पेशेंट आएंगे, बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें मेजरली जो बड़े डॉक्टर होते हैं जो सैलरी बेसिस पे नहीं है, जो सीनियर डॉक्टर होते हैं उनको ऐसी फीस डिसाइड होती है कि जितने भी आपके पास जो है नंबर ऑफ पेशेंट आएंगे और जितनी सर्विस, मान लो 10,000 रुपये हम एक पेशेंट का डॉक्टर को दे रहा है, अपोलो जो है 10,000 रुपये एक डॉक्टर का दे रहा है, तो वो 10,000 रुपीज़ जो है इंटू नंबर ऑफ डॉक्टर। तो यहाँ पे ये सिर्फ ये बोल रहा है कि जस्ट बिकॉज, और मान लो कि ये भी लिखा गया है कि आप जो है इस अपोलो में प्रैक्टिस कर रहे हो तो अपोलो के बाहर आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो ये जो बाउंडेशन लगा दिया इसकी वजह से ये 194J में कवर नहीं हो जाता है। तो ये जो बाउंडेशन लगा इसमें ये कहा गया है कि ये जो बाउंडेशन लग गया इसकी वजह से जो है ये जो सर्विस है ये 192 की सर्विस नहीं है, वो 194J की ही सर्विस है, और जो टीडीएस डिडक्ट होगा ऐसे सिचुएशन में जो टीडीएस डिडक्ट होगा वो 194J टीडीएस 10% पे डिडक्ट होगा। अब आते हैं हम सेक्शन 194K पे, जो हमारा नेक्स्ट है ये है इनकम इन रेस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स। और 194K जो है छोटा सा सेक्शन है, यहाँ पे सिर्फ इतनी सी चीज़ें बोली गई हैं। मैं आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके दिखाती हूँ। अच्छा, इसको पहले हम देख लेते हैं एप्लीकेबिलिटी डायरेक्ट। यहाँ पे टैक्स का जो है रेट बताया गया है। अगर आप एक म्यूचुअल फंड है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ म्यूचुअल अंडरटेकिंग है या फिर अगर आप एक स्पेसिफाइड कंपनी है तो फिर आपको टीडीएस डिडक्ट करने की आपके ऊपर लायबिलिटी अराइज हो जाती है। और कब आपके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी अराइज होगी? ये तब होगी जब आप डिविडेंड इनकम पे कर रहे हैं। आप ये तीनों में से कोई भी हो या फिर ये तीनों ही, मान लो कि आप एक म्यूचुअल फंड है या फिर एडमिनिस्ट्रेटर है या फिर अगर आप एक स्पेसिफाइड कंपनी है और अगर आप जो है डिविडेंड पे कर रहे हैं, तो आप जब डिविडेंड पे करेंगे तो आपको 10% के हिसाब से 10% का टीडीएस रेट लगा करके उस डिविडेंड पे 10% टीडीएस डिडक्ट कर लेना है। और टाइम ऑफ डिडक्शन जो है उसके बारे में व्हिच एवर इज अर्लियर का कंसेप्ट यहाँ पे भी दिया हुआ है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज, ये देखो यहाँ पे दिखा भी देती हूँ, यह हमारा क्रेडिट का पॉइंट आ गया और ये हमारा पेमेंट का पॉइंट आ गया। तो क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर वाला ही कंसेप्ट है। तो यहाँ पे सिर्फ ये बोला गया है अगर आप एक म्यूचुअल फंड है अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 23D, या फिर अगर आप एक एडमिनिस्ट्रेटर है या फिर अगर आप एक स्पेसिफाइड कंपनी है, आप तीनों में से कोई भी हो, अगर आप अपने इनकम को एज ए डिविडेंड दे रहे हैं तो देने से पहले जो है आपको 194K में 10% का टीडीएस डिडक्ट कर लेना है। और टाइम ऑफ डिडक्शन जो होगा वो क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर का कंसेप्ट लग जाएगा।
नॉन एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं तो अगर टैक्स डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है जब अगर आपका जो डिविडेंड जो आप दे रहे हैं डज नॉट एक्सीड ₹5,000 या फिर जो इनकम है वो इन द नेचर ऑफ कैपिटल गेन हो तो। अब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर और कंपनी और स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग का मतलब समझाया गया है, बट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट इन माय क्लास। अब 194 LA पे आते हैं। LA जो है वो ये बोलता है पेमेंट ऑफ कंपनसेशन और एक्विजिशन ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब 194 LE को समझने के लिए आपने कंपल्सरी एक्विजिशन की चीजें पढ़ी हुई हैं। आपने जो है कंपल्सरी एक्विजिशन की चीजें आपने कंपल्सरी एक्विजिशन की चीजें पढ़ी हुई हैं या फिर आपने इनहैंस्ड कंपनसेशन का भी कैपिटल गेन में आपने ये सारा कंसेप्ट पढ़ा हुआ है। तो 194 LA को हल्का सा उससे रिलेट करना। आपने इनहैंस्ड कंपनसेशन का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है एंड आई होप कि आपको याद होगा। 194 LE provide for deduction of tax at source by a person responsible for paying to any resident। मतलब कि जो इसमें डिडक्टी होगा वो कोई भी रेसिडेंट हो सकता है और जो डिडक्टर होगा वो भी कोई भी पर्सन हो सकता है। और मान लो कि गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट जो है अगर कंपनसेशन इन द नेचर ऑफ क्या गवर्नमेंट जो है कंपनसेशन दे रही है और द इनहैंस्ड कंपनसेशन और द कंसिडरेशन और द इनहैंस्ड कंपनसेशन मतलब कि अगर गवर्नमेंट है वो कंपनसेशन दे रही है या फिर अब बाद में वो कंपनसेशन आपको कम लगा, आप सुप्रीम कोर्ट गए, आपने कहा कि भाई मेरा और बढ़ना चाहिए, तो गवर्नमेंट आपको इनहैंस्ड कंपनसेशन देगी या फिर कंसिडरेशन या इनहैंस्ड कंसिडरेशन अगर मिल रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में ऑन अकाउंट ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन। तो मैं आपको ये बोल रही थी कि ये जो सेक्शन है वो कंपल्सरी एक्विजिशन पे ही लगता है बट अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड। मतलब ये हो गया कि और एक चीज ये देख लो, इमूवेबल प्रॉपर्टी मींस एनी लैंड अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड और एनी बिल्डिंग और पार्ट ऑफ ए बिल्डिंग। देखो इसको फिर से पढ़ते हैं। मान लो कि आपके ये जो कंपनसेशन आपको कोई भी कंपनसेशन मिल रहा है, किस लिए मिल रहा है? कंपल्सरी एक्विजिशन पे अगर मिल रहा है ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी की अगर कंपल्सरी एक्विजिशन हो रही है तो उस कंपल्सरी एक्विजिशन के अगेंस्ट जो आपको कंपनसेशन मिल रहा है उस कंपनसेशन पे 10% का TDS जो है लग जाएगा। बट इसमें एक चीज एक्सक्लूजन है, अगर वो कंपनसेशन इन ईयर 2.5 लाख से कम है तो TDS डिडक्ट नहीं होगा। ये मैंने आपको इस सेक्शन की एक समरी बता दी। अब फिर से एक बार हम इसको रिपीट कर लेते हैं। अगर कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ है, बट ध्यान रखना वो कंपल्सरी एक्विजिशन एग्रीकल्चरल लैंड को छोड़ के बोल रहे हैं, एग्रीकल्चरल लैंड पे ये सेक्शन नहीं लगेगा। गवर्नमेंट नहीं चाहती है, क्योंकि आपने अगर कैपिटल गेन पढ़ा हो तो उसमें भी ये था कि एग्रीकल्चर लैंड को वो कैपिटल एसेट से ही बाहर कर देती है। वो चाहती नहीं है कि कैपिटल गेन आप निकालो और फिर कैपिटल गेन का टैक्स लगाओ। तो यहाँ पे भी जो TDS की परव्यू से भी बाहर रखती है कि एग्रीकल्चर लैंड पे अगर कंपनसेशन हो तो उस पर TDS डिडक्ट मत करना। जो फार्मर है उनको उनके पैसे मिल जाने चाहिए, उनका कोई भी पैसा बचा के मत रखो। तो कह रही है कि अगर कंपल्सरी एक्विजिशन किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का हो रहा है एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल लैंड और अगर उस कंपनसेशन का अमाउंट 2.5 लाख से ज़्यादा है तो उस कंपनसेशन पे क्या कर लेना कि 10% का TDS डिडक्ट कर लेना। अब आपको नीचे दिखा देती हूँ। रेट ऑफ TDS जो है वो 10% है। टाइम ऑफ डिडक्शन यहाँ पे वही विच एवर इज अर्लियर का कंसेप्ट है और थ्रेशोल्ड लिमिट मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 2.5 लाख है। और यहाँ पे नॉन एप्लीकेबिलिटी की एक बात आती है, तो नॉन एप्लीकेबिलिटी में मैं आपको बता दूं कि अगर कोई एक ऐसा कंपनसेशन है जिसपे कि इनकम टैक्स नहीं लगने वाला है, विच इज आउटसाइड द एग्जेम्प्ट फ्रॉम लेवी ऑफ इनकम टैक्स। और इसमें बोलता है, इसमें एक चीज बोला गया है, दिखा देते हो, अंडर किसी एक्ट में बोला गया है राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट। ये आउटसाइड ऑफ इनकम टैक्स है, आउटसाइड परव्यू ऑफ इनकम टैक्स है। तो फिर इसके अंदर कोई कंपनसेशन मिल रहा है कंपल्सरी एक्विजिशन का, देन ये जो TDS का सेक्शन है वो नहीं लगेगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे 194 LB। बट 194 LB से पहले मैं सोच रही हूँ आपको 194 M बता दूं या N बता दूं, देख लेते हैं हम एक बार। सो हम शुरू करने वाले हैं 194 M। 194 M को जो है मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताने वाली हूँ। पेमेंट मेड बाय एन इंडिविजुअल और HUF फॉर कॉन्ट्रैक्ट
वर्क और बाय वे ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज और फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज सेक्शन 194M। मतलब कि देखो यहाँ से हेडिंग से ही हम पूरा सेक्शन समझ जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट याद करो कौन सा सेक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्ट इज 194C। कमीशन और ब्रोकरेज कौन सा सेक्शन होता है, 194H। फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज कौन सा सेक्शन होता है, 194J। अब यहाँ पे ये बोलता है, आपको याद होगा कि ये इंडिविजुअल और एचयूएफ को एक एक्सक्लूजन मिला है इन सारे सेक्शन में, चाहे वो 194C हो या फिर 194H हो या फिर वो 194J हो। और एक्सक्लूजन क्या था, एक्सक्लूजन था कि अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल या एचयूएफ है जो कि बिजनेस करते हैं और आपका टर्नओवर लेस देन 1 CR है, या फिर आप प्रोफेशन करते हैं और आपका टर्नओवर जो है वो लेस देन 50 लाख है, तो फिर आपको टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी अराइज नहीं होती है। बट ये 194M सेक्शन लेके आया गया कि आप कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ये दिखा रहे हैं कि आप एक छोटे मोटे इंडिविजुअल या एचओएफ है, आप एक छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं या प्रोफेशन कर रहे हैं, बट आप इन सेक्शन के अंदर, इन सेक्शन पे मतलब कॉन्ट्रैक्ट 194C, कमीशन और ब्रोकरेज 194H एंड 194J में ऐसा तो नहीं कि आप इन सेक्शन के अंदर ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं या फिर कुछ। अगर आप 50 लाख से ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं तो फिर आपको 194M में 5% के रेट लगा के, 5% का रेट लगा करके टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी आपको अराइज हो जाती है, प्रोवाइडेड आप जो सम पे कर रहे हो वो 50 लाख से ज़्यादा हो। मतलब एक बार मैं इसको फिर से दोहराती हूँ, अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं, आप इंडिविजुअल या एचओएफ है जो कि एक्सक्लूजन वाली साइड में आते हैं, किस किस सेक्शन के अंदर, एक्सक्लूजन साइड का मतलब क्या हुआ, मतलब आपका टर्नओवर जो है वो लेस देन 1 CR है और ग्रॉस रिसीट जो है अगर आप प्रोफेशन कर रहे हैं तो आपका लेस देन 50 लाख है, तो आप एक ऐसे इंडिविजुअल या एचएफ हैं जो कि एक्सक्लूजन वाले पार्ट में आते हैं 194C, H और J में, और अगर आपने इन सेक्शन के अंदर 50 लाख से ज़्यादा का पेमेंट किया है तो फिर आपको टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। और जो टीडीएस रेट होगा वो 5% होगा, और आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी टीडीएस डिडक्ट करता है उसको 10 लेने की जरूरत पड़ती है। बट सिंस आपको ये एक बार करना होगा साल में, तो गवर्नमेंट ने कहा कुछ कुछ ऐसे सेक्शन है ना, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, जहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा है कि तुम 10 मत लेना, तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट बोल रही है कि तुम 10 मत लेना, अगर इस सेक्शन में टीडीएस डिडक्ट कर रहे हो तो 10 मत लेना। और अगर हम बात करें टाइम ऑफ डिडक्शन की, तो यहाँ पे भी विच एवर इज अर्लियर का कंसेप्ट आता है एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। और थ्रेशोल्ड लिमिट की बात करें अगर हम, तो वही 50 लाख रुपए मैंने आपको बता दिया था। और नॉन एप्लीकेबिलिटी वही है कि अगर आप 194C, J या H में टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं तो फिर आपके ऊपर जो है, आपको जो है टीडीएस 194M में डिडक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। नो रिक्वायरमेंट टू ऑफ 10 मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 1 टाइम होगा, तो गवर्नमेंट चाहती है यार इतने पंगे में मत फंसो, मत लेना तुम 10। इसके अलावा जो है हमारा नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है सेक्शन 194N। तो मैं 194N को सेपरेट नहीं बता रही हूँ बिकॉज 194N सेक्शन जो है उसका एक्सप्लेनेशन मेरे वीडियो पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद अगर आपको 194N देखना है तो 7 मिनट का एक सेक्शन है, एक वीडियो है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, आपको 194 वहाँ से समझ में आ जाएगा, बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएगा। बाकी की जो चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं। अब कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, आई डोंट थिंक कि कुछ ज़्यादा बचा है। एक मुझे दिख रहा 194O और TCS एक बचा हो सकता है, यस TCS इज ऑल्सो लेफ्ट एंड यस हम देख लेंगे। और अभी तो मुझे 194O और TCS का ही रिवीजन दिख रहा है बचा हुआ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आप एक बार फिर से रिपीट कर दूँ, 194A इज़ ऑलरेडी अवेलेबल ऑन माई चैनल, तो उसका सेक्शन जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप जाके देख सकते हैं। एंड यस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन यू कीप स्माइलिंग एंड बाय बाय।